देखिए भाई, गुड मॉर्निंग जी। देखिए चैप्टर नंबर है 7 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का जो जन्म हुआ है वो इसी चैप्टर को मेनली पढ़ाने के लिए हुआ है कि जीवन में इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन है वो कैसे लिए जाते हैं। हाँ पक्का हो, सिलेबस चेंज मतलब मृत्यु होता है, लेकिन एफएम में से ये चैप्टर कभी नहीं हट सकता क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ लगाना है। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत कर रहे हो सकता है, समझ रहे आप। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्ड का मतलब ये कि आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करिए, पैसा कहां लगाना है और पैसे की वैल्यू होती क्या है, लेट मिलना जल्दी मिलना, वो सारे कंसेप्ट आपको यहां पर सिखाए जाते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर मैं बोलूं रीढ़ की हड्डी, बैकबोन या जो कोर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यही चैप्टर है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे ज्यादा समय ये लेगा हमारे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करेंगे, फिर भी तय नहीं है कि आगे एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है। क्या ये बात समझ में आती है? लेकिन आपको दो चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है जो मैं अब बोलने वाला हूं, दो लाइन। पहली लाइन ये है कि कौन सी ऐसी बात लिखी गई है जिससे पैसा आएगा और कौन सी ऐसी बात लिखी गई है जिससे पैसा जाएगा। बाकी वो कोई भी क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है, कोई भी लाइन लिख सकता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर किसी मशीन को लाने से मेरी सेविंग हो रही है कॉस्ट में, इसका मतलब ये पैसे आने की बात है, पैसे जाने की बात? फटाफट से बताइए। पैसे जा रहे हैं ना? नहीं, मैं कोई मशीन लेके आ रहा हूँ, एक अलग कंसेप्ट है, उससे पैसे की बचत होगी, मुझे लेबर कॉस्ट में 2 लाख रुपए बच जाएंगे, ये आने की बात है। क्या ये बात समझ में आती है? अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी टेक्निक है ये सामने लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल से मैं आपको इस चैप्टर की टोटल मिला के 5 टेक्निक है, 4 टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे अगले 15 मिनट के अंदर। क्या ये बात समझ में आती है? फिर हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सी लाइन दी जा सकती है हमें जिससे पैसे आने की बात की जा रही है, जाने की बात की जाए, इसी में पूरा समय लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? पूरा कंसेप्ट और पूरा ध्यान इधर देखेंगे। देखिए इससे मैं इस चैप्टर में आपसे भी चीजें पूछूंगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। आप मुझे बताएंगे कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए सही रहेगा। जल्दी से आपको कौन कौन सी लाइन अभी के लिए इग्नोर करनी है, जैसे कि इस वाली लाइन को आपको इग्नोर करना है, इस वाली लाइन को आपको इग्नोर करना है, इस वाली लाइन को आपको इग्नोर करना है। मेरे सामने एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है ए और प्रोजेक्ट का नाम है बी। दोनों ही प्रोजेक्ट में जब मैं पैसे लगाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, तो पैसे लगाऊंगा तो दोनों ही प्रोजेक्ट में पैसे कितने लगेंगे? 10 लाख रुपए। प्रोजेक्ट ए जो मुझे इनकम देना शुरू करेगा ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक इनकम देगा, और इनकम आपके सामने लिखी हुई है ये वाली। टोटल मिला के कितने आएगी बता सकते हो? 2 + 3 और 1, टोटल कितनी है? 15। सभी के दिमाग में 15 फिगर आ गया है? यस। अब प्रोजेक्ट नंबर बी पे आइए, ये मुझे टोटल मिला के कितनी इनकम देगा बताइए। अगर आप एक रैशनल इन्वेस्टर हैं तो आप क्या करेंगे? कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ए में या बी में? तो हर एक व्यक्ति क्या कहेगा? ए में। अब आपको इसमें फाइनेंस का एंगल जरा ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा इनिशियली ज्यादा आ रहा है और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा इनिशियली बाद में, मतलब जो पैसा है वो बाद में आएगा। बी में जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो पहले आ रहा है। और क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जो पहले पैसा आएगा उसे मैं कहीं एफडी वगैरह में लगा दूंगा तो उसका ब्याज भी आएगा? आप क्या चाहते हैं? अगर मैं आपसे 10 लाख रुपए लूं और ब्याज का रेट जो है 10% है, तो मैं उसे ज्यादा पैसा पहले रिकवर कर दूं या बाद में? जैसे आप किसी इन्वेस्टमेंट में किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, आपने 10 लाख रुपए लगाए, वो कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए 10 साल तक आएंगे, आपको ऐसा पसंद आएगा? या 4-4 लाख इनिशियली 2 में आ जाएंगे, बाकी 50-50 हजार? क्या अच्छा लगेगा आपको? कि 4-4 लाख पहले ही आ जाए। हर कोई चाहता है कि पहले पैसा आ जाए, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और जो पैसा बाद में आएगा मेरे लिए उसकी वैल्यू कम होगी। वैल्यू ज्यादा और कम का मतलब समझ में आया? मेरे लिए उसकी वैल्यू, मैंने कहा मुझे आज जरूरत है और मुझे आज पैसे चाहिए, वो कह रहे नहीं 5 साल बाद देंगे, तो वैल्यू क्या होगी? तो रुपए की वैल्यू तो 5 साल बाद बढ़ जाएगी, लेकिन वो आपके पास रहेंगे 5 साल तक। मेरे पास रहते तो मैं इन्वेस्ट कर देता और ब्याज कमाता उससे। क्या ये बात समझ में आई? अब कितने की प्रॉब्लम आएगी जरा इस बात को देखते हैं। यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, तो जो रेट है इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या है ये? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। का मैं आपको आज 1 लाख रुपए दूं, ये आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, या 1 साल के बाद 1 लाख रुपए दूं वो ज्यादा वैल्यूएबल है? आज दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, ब्याज कमाओगे। क्या ये बात समझ में आई? तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इसका मतलब ये है कि पैसे की वैल्यू किस दर से कम होगी। अगर 1 साल बाद मिलेंगे तो आपके लिए 1 लाख की वैल्यू कितनी रह जाएगी, तो वो इस रेट से निकलेगा। 2 साल बाद मिलेगा तो बताइए पैसे की वैल्यू और बढ़ेगी या घटेगी? रुपए की वैल्यू नहीं, जो मैं आपको दूंगा घटेगी। 3 साल बाद दूंगा तो और कम होगी आपके लिए उसकी वैल्यू, 4 साल बाद दूंगा तो और कम होगी। एग्जैक्ट नंबर्स में कितनी कम होगी वो ये रेट बताएगा आपको। तो क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या ये बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैंने निकाला तो आया 0.9। कितना आया? 0.9। 1 लाख रुपए की 1 साल के बाद वैल्यू 0.9 रुपए के हिसाब से रह जाएगी, तो बताओ कितनी रह जाएगी? 90,000।
अगर मैंने कहा 2 साल के बाद पॉइंट आया 0.8, इसका मतलब मेरे पास 2 साल के बाद 1 लाख रुपए मिले, तो आज उसकी वैल्यू क्या है 80,000। क्या ये बात समझ? अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्या क्या लिखा हुआ है 0.909 826 751 683। इसका मतलब जो भी अमाउंट है, अगर मैं किसी अमाउंट को 7.751 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बताएगा, मतलब क्या आ जाएगा उससे, 3 साल के बाद उसी अमाउंट की आज मेरे पास क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आते हैं इन पॉइंट को क्या हमें निकालना है या एग्जाम में या क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन में गिवन होंगे, लेकिन इसे निकाल भी सकते हैं। सारे बच्चे कैलकुलेटर निकालेंगे फटाफट से। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि एग्जाम में उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल के देने में बहुत बड़ी देरी कर दी, तब तक बच्चे का क्वेश्चन करने का मन नहीं हुआ। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट, शायद आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा होगा। तो 1 डिवाइड बाय, अगर 10% है तो क्या लिखूंगा 1.1, अगर 12% है तो क्या लिखूंगा 1.12, 12%, 20% नहीं बोला मैंने। अगर 8% होगा तो क्या लिखूंगा जी 1 डिवाइड बाय 1.08, ना कि 1.8, वो 80% हो जाएगा। कि ये पॉइंट क्लियर है? अब आप कैलकुलेटर में लिखिए 1 डिवाइड बाय 1.10, क्योंकि 10% से सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेटर कहाँ है? हाँ, इस वाली क्लास से किसी से लेके आओ, और क्लास में आओ तो सही से आया करो भाई, मुझे दूसरी तरीके से बात करना पसंद नहीं है। रुक जाओ, कभी कॉपी नहीं लाएंगे, कभी कैलकुलेटर नहीं लाएंगे, कभी खुद नहीं आएंगे, नालायक। लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, लिखा आपने, इक्वल्स टू कर दीजिए उसका। क्या ऐसा ही आ रहा है? इधर इधर क्या ऐसा ही आ रहा है? एक बार और कर दीजिए, इक्वल्स टू 0.826, क्या यही आ रहा है? उसके बाद और कर दीजिए 0.751, उसके बाद और कर दीजिए 0.683, उसके बाद और कर दीजिए 0.621। इसका मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स मुझे क्वेश्चन में अगर टेबल में नहीं भी गिवन है, मैं तब भी निकाल सकता हूँ, कोई भी किसी भी रेट पे किसी भी साल का निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब आते हैं इधर। पहले मैं प्रोजेक्ट ए को एनालाइज करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। मेरी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं? कब जाएंगे? आज। मैं किसी प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करूंगा तो आउटफ्लो कब होगी? आज। ये आउटफ्लो है या इनफ्लो है? ये इनफ्लो है। तो मैंने आपको कहा इस चैप्टर में 2 ही चीजें आपको ध्यान रखें, किन चीजों से पैसा जाएगा और किन चीजों से पैसा आएगा। अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूं उन चीजों में पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। ठीक है, जो मेरे पास आज 10 लाख रुपए जा रहे हैं, क्या मुझे उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं है? क्यों? आज की वैल्यू है। इनसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 1 साल बाद मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। अब मैंने कहा जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.909 से तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। एक कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं? 2 लाख। आप भी क्रॉस चेक करिए फटाफट से, सारे बच्चे जल्दी कैलकुलेटर चलाएंगे और दिमाग में जो भी लिखा हुआ। तो इसका मतलब अगर तुम मुझे आज 2 लाख रुपए दोगे, अगर तुम मुझे आज 2 लाख रुपए दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे लिए? आज 2 लाख। वही पैसे अगर तुम 1 साल बाद दोगे तो मेरे लिए वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? 1,81,800 एग्जैक्ट टर्म्स में बता दिया। अभी तक तो हमें ये पता था कम हो जाती है वैल्यू, लेकिन कितनी कम हो जाएगी समझ में आया आपको? फिर मुझे एक और पैसे मिलने वाले हैं, कौन सी तारीख को? कितने पैसे मिलने वाले हैं? 3 लाख। अब अमाउंट किससे मल्टीप्लाई करूं? 909 से 826 से। 826 से फटाफट से मल्टीप्लाई करिए और क्रॉस चेक करिए कि यही अमाउंट आ रहा है। आ गया? ठीक। इसका मतलब क्या है कि मुझे पैसे अगर मिलेंगे 3 साल के बाद तो मेरे लिए उसकी वैल्यू कितनी होगी? 247,800, ऑलमोस्ट 50,000 से वैल्यू कम हो गई। क्या ये बात समझ? और ऐसे करते करते जब हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाले तो जो हमें अमाउंट लग रही थी, अब इधर ध्यान दीजिए, जो हमें अमाउंट लग रही थी कितने की? 15 लाख रुपए की, कि मुझे प्रोजेक्ट ए 15 लाख रुपए कमा के देगा, तो 15 लाख रुपए ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स कमा के देगा। जब उनके इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो पैसे कितने कमा के देगा? 10,69,800, 10,69,800। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब मैं कौन से प्रोजेक्ट को एनालाइज करना शुरू कर दूं? प्रोजेक्ट बी को। प्रोजेक्ट बी में मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आज नहीं, कौन से साल के बाद? 1 साल के बाद। तो वैल्यू कितनी आ गई? 545,400। अभी एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें आपसे सारी वैल्यूज निकलवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन अभी समझिए। फिर 2 साल के बाद मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? 4 लाख। तो वैल्यू कितनी हो गई? 330। इस तरीके से करते करते इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 11,56,000। मुझे क्या लग रहा था कि 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख का प्रॉफिट ये देगा, और मुझे लग रहा था 14 लाख माइनस 10 लाख 4 लाख का प्रॉफिट ये देगा। तो आप सबने कहा कि प्रोजेक्ट ए सबसे बढ़िया है। जब मैं प्रेजेंट वैल्यूज में आ गया तो क्या मेरा प्रॉफिट घट गया? हाँ।
5 लाख का प्रॉफिट 5 लाख का ना रह के कितने का रह गया देखिए 69,800, और जो प्रॉफिट मुझे 4 लाख का लग रहा था वो 4 लाख का ना रह के कितना रह गया 1,56,400। अब आप मुझे बताइए अगर डिसीजन लेना पड़ेगी प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करूं या प्रोजेक्ट बी में, तो कौन सा सही रहेगा? रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, और इस नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आने का रीजन समझ में आया आपको? द मेजर इनफ्लो, मेजर कैश इनफ्लो इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब इनिशियल ईयर्स में। क्या ये बात समझ में? तो क्या आप एट रैंडम किसी भी प्रोजेक्ट को देख के बता सकते हैं किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? नो, पहले प्रेजेंट वैल्यूज में जाना चाहिए। अगर मैं बोल दूं, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बोल दूं कि प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते करते 9 लाख आ गया और 8 लाख आ गया अमाउंट, तो क्या मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं। देखो ना कितनी क्लोज आ गया ये वाला प्रोजेक्ट, एक और अमाउंट उधर उधर हो जाती, हो सकता है नेगेटिव में आ जाता। क्या ये बात समझो? तो ऐसा भी हो सकता है कई सारे प्रोजेक्ट जो हमें नेकेड आई से ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, इतने का फायदा, लेकिन पता चले एक्चुअल में उसमें लॉस है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? पक्की बात है। अब हम एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे और मैं उनसे आपको सारी टेक्निक सिखाऊंगा जिसमें सारी कैलकुलेशन हम खुद करेंगे उसके अंदर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक, देखना जरा एक बार ऐड करके, इसमें मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिफरेंस पड़ सकता है। 800, 300, 4 से नहीं वो कोई बात नहीं, इसमें चल जाता है, बस पॉजिटिव नेगेटिव में इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पर और उस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां से इस क्वेश्चन के दौरान मैं आपको सारी टेक्निक सिखाऊंगा और सारे बच्चे पूरा कैलकुलेटर, पूरा फोकस इधर। एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। मैंने कहा मेरे पास जो कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो वो है 15 लाख रुपए। ठीक है, और मेरे पास 2 प्रोजेक्ट इन कंसिडरेशन है जिनकी मैं कैश इनफ्लोज लिखूं या आउटफ्लोज लिखूं, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है मैंने, आउटफ्लो। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ए है मेरे पास और प्रोजेक्ट बी है और ईयर्स है। कितने हो गए? अब कितने हो गए? कितना हो गया? 20। ठीक, अब प्रोजेक्ट बी समझिए। उन्होंने कहा सेम इनफ्लोज हैं, उल्टा कर दूं क्या? 4 लाख, 6 लाख, एक थोड़ा तो अलग करेंगे, 3 लाख, 8 लाख, 2 लाख। कितने हो गए टोटल? और ये कितना है? 20। 8 ज़्यादा कर दिया मैंने। अब कितने हो गए? 19। ये कितना था? 20। तो 20 लाख की कमाई यहाँ आ रही है, 20 लाख की कमाई यहाँ आ रही है, ऐसा मुझे 19 लाख की, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन मेरा जवाब यही रहे ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे उसके लिए चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। मैंने कहा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 12% से और आप मुझे बताएंगे अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि हम सब कुछ खुद निकालेंगे इस क्वेश्चन में। 0.892, 3 डिजिट तक लेंगे हम। 797 711, यही आ रहे हैं। 0.635 567, बस। अब मुझे आप क्या बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए की, पहले वाले का अलग अलग का निकाल लेना सब। 1,78,400, किसका? 159 400, 226,800 लास्ट वाले का, 381 एग्जैक्ट। थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन से चलेंगे तो। ठीक है, अब जरा फटाफट से ग्रैंड टोटल सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे एक साथ।
13,72,200। बहुत बढ़िया। सभी का आया ये? अब प्लान बी का बताइए, जल्दी से रुक क्यों गए? 350, लास्ट वाला 1,13,400, सेकेंड लास्ट 2,54,000, 470। सभी का यही आया है, जल्दी से ऐड करेंगे। $14,15,700। इसका मतलब समझ रहे हो, जब मैं यहां से माइनस करूंगा क्या, इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो जो मेरी जेब से गया था वो कितना कितना गया था बताओ? दोनों ही केसेस में प्रोजेक्ट कोई भी लो, मेरी जेब से 15 लाख रुपए ही जाने हैं। तो यहां से मैंने माइनस किया 15 लाख और 15 लाख। बताएगा कोई बच्चा जल्दी से कितना कितना आ जाएगा? इसमें कितना आएगा? 1,27,800। और क्या ये भी नेगेटिव में आएगा? यस। जो मुझे प्रोजेक्ट्स इनिशियल स्टेज पे नेकेड आई से क्या लग रहे थे, प्रॉफिटेबल, एक 5 लाख का प्रॉफिट देके जा रहा था, एक 4 लाख का, लेकिन जब मैं सॉल्व करने बैठा तो क्या हुआ, ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए। कल को ऐसी सिचुएशन आएगी, वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, मैं अवॉइड नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट करना, एक में तो इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। तो बताओ कौन से वाले में? सेकंड वाले में, जिसमें कम लॉस। क्या मेरी बात समझ में आती है? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब मैं इसमें टेक्निक्स बता रहा हूं आपको। टेक्निक्स बताने के लिए मुझे एग्जांपल को दोबारा से बनाना पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन में आ गई कैश आउटफ्लो, और कैश आउटफ्लो आई है लेट से 25 लाख। फिर से मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, और लाइफ गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में क्योंकि नेगेटिव में आ गया तो हमारी काफ़ी सारी टेक्निक निकल नहीं पा रही थी। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ गए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर मैंने लिखा इनफ्लोज प्रोजेक्ट ए का। टोटल मिला के कितना आएगा बताएगा कोई बच्चा? हाँ जी। और इसका भी 35। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। क्या आप पहले से बता सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल रहने वाला है इन दोनों में से? बी। रीजन, इनिशियल ईयर्स में अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। इस बार भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप बताओ कौन सा परसेंटेज लूँ? इस बार मेरा मन है 8% लेने का। हाँ, गलत मत निकालना। क्या किया है आपने डिवाइड? 1.08 1.08 या 1.8? ठीक, तो 0.925 3 डिजिट तक बताना है बस। 8 5 7 7 1 7 9 3 7 3 5 7 3 5 और 6 8 1। ठीक है, अब आते हैं इनके प्रेजेंट वैल्यूज पे फटाफट से। आप पहले वाले का नहीं आ सकता। हाँ, 462। अच्छा ठीक है, 462 500, 428 500, 681, 396 500, 7 लाख। यहाँ तक समझ आया आपको? फटाफट से ऐड कर दीजिए बिना कुछ बोले, बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बात। 9,25,000। इसका ऐड करो सब। 3,500 या 600? 500 ही होगा ना। सारे बच्चे चेक करेंगे यही अमाउंट आ रही है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ग्रैंड टोटल करते समय गलत आया है। सभी का आया है ये वाला? आगे चल सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे प्रोजेक्ट नंबर बी का। एक सेकेंड बस। क्या आया है? 9,25,000।
वेरी गुड, ये सब तो हो जाएगा। आगे बताइए। लास्ट वाला 340 340,500 आगे 3,67,500। जल्दी से टोटल करेंगे। सभी का यही आ रहा है, चेक कर लीजिए। ठीक, पहली टेक्निक हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहली जो टेक्निक है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसका नाम है एनपीवी। फटाफट से बताओ कैसे आएगा। मैं इसमें से माइनस करूंगा क्या, इनिशियल कैश आउटफ्लो। कितने का है? 25 लाख का यहाँ पर है और 25 लाख का ही यहाँ पर है। दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। सेकंड वाले में कितना है? 386,500 और इसमें 2,03,500। ये क्या निकल के आया है बताओगे? एनपीवी। क्या मतलब है इसका? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये जो निकल के आया है ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ टोटल कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ टोटल कैश इनफ्लो। ये रटने वाली चीज तो है नहीं। माइनस हमने कर दिया इनिशियल कैश आउटफ्लो, तो ये आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। आउटफ्लोज या इनफ्लोज? इनफ्लोज। क्या ये बात समझ में आती है? पक्की बात है। ये एक टेक्निक हम सीख चुके हैं, बाकी की टेक्निक आपको सिखा दूं। देखिए जरा ध्यान से। हाँ जी बताता हूँ, एक सेकंड दो बस। दूसरे पॉइंट में जब मैं आया, दूसरे पॉइंट की टेक्निक का नाम है पे बैक पीरियड। क्या नाम है इसका? पे बैक पीरियड। इन सभी का मतलब क्या होता है, कैसे कंप्यूट किया जाता है, एक ही क्वेश्चन में सारी टेक्निक सीखनी है। हमें जरा पूरा ध्यान इधर रखेंगे। पे बैक पीरियड वर्ड का मतलब क्या होता है? तो कई बार इन्वेस्टर पता है क्या होता है, कंजर्वेटिव किस्म के होते हैं। कंजर्वेटिव वर्ड का मतलब ये होता है कि वो कहता है कि 10 साल के बाद ये प्रोजेक्ट ये कर देगा, 10 साल के बाद ये प्रोजेक्ट ये। इन्वेस्टर कहता है भाई साहब ये बताओ कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो मेरे जो पैसे लग रहे हैं वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए, बाकी बाद में आने वाले कितने वो छोड़ दीजिए। आप ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, जो आगे फ्यूचर वॉलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट जो मैं सेफ हो जाऊं, मतलब जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। अगर एक प्रोजेक्ट में मेरे पूरे पैसे वापस आ रहे 3 साल के अंदर, कितने साल के अंदर? 3, और एक प्रोजेक्ट में 5 साल के बाद मेरे पैसे वापस आएंगे, बताइए कौन सा प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड के हिसाब से सही रहेगा? 3 साल बाद। इसे बोलते हैं पे बैक पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? पे बैक। अब पे बैक में मुझे कौन से वाले पैसे पे बैक चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा, बस ऐसे ही समझा दूंगा। मेरे कितने पैसे लगे हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी लगी? 25 लाख। तो मैं चाहता हूं मेरे 25 लाख वापस आ जाए। कितने लाख वापस आ जाए? 25 लाख। अब मुझे बताना इस वाली फिगर को देख के कि 25 लाख कितने साल के बाद वापस आने वाले हैं? 4 साल तो पूरे पूरे लगेंगे। और क्या उसमें 25 लाख रुपए वापस आ जाएंगे? हाँ, 4 साल में 25 लाख रुपए पूरे वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो पे बैक पीरियड है वो कितना है? 4 ईयर्स। ऐसे ही प्रोजेक्ट नंबर बी का भी बता सकते हैं क्या? कैसे पता चला? 10-10-5 कितना हो गया? 3 साल। क्या ये बात समझ में आती है? लेकिन एक चीज और बता दो, इसमें तो सिंपली निकल गया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट 26 लाख थी? कितने लाख? 26 लाख। तो बताओगे अगर 26 लाख होता तो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता? इसका मतलब कितने साल तो कम से कम लगने वाले हैं। कितने साल लगने वाले हैं? 4 तो कम से कम लगेंगे। अब उसको कैसे सॉल्व करते हो बता रहा हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यहां तक मेरे सॉल्यूशन आ चुका है। तो इसका मतलब मिनिमम कितने साल लगेंगे? 4। अब मुझे कितने और पैसे कमाने हैं? 1 लाख। और अगले साल में कितना हिस्सा है? 10 लाख। तो पूरा अगला साल लगेगा या उसका कुछ ही हिस्सा लगेगा? कुछ ही हिस्सा लगेगा। और कुछ हिस्सा कैसे लगेगा? रिमेनिंग अमाउंट लिखो और जो उस साल की इनफ्लो है अगले साल की उससे डिवाइड कर दो। तो इस साल का मतलब 5वें साल का 10वां हिस्सा लगेगा बस। तो आंसर क्या आ जाता? 0.1, यानी कि 4.1 ईयर्स। क्या ये बात समझ में आती है? अब आप ऐसे ही मुझे बताएंगे अगर 26 लाख की इन्वेस्टमेंट होती तो इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या आता? अगर समझ में आ गया तो एग्जैक्ट आंसर बताएंगे। 3.2। कैसे पता चला? इसका मतलब 3 साल तो पूरे पूरे लग रहे हैं। कितने पैसे और चाहिए? 1 लाख। और पूरे अगले साल की इनफ्लो कितनी है? 5 लाख। तो कौन सा हिस्सा लगेगा? 5वां हिस्सा लगेगा। और 5वें हिस्से को पॉइंट्स में क्या बोलते हैं? 0.2। इसका मतलब 3.2 ईयर्स में पैसे वापस आ जाएंगे। जो मैंने बोला वो बात समझ में आई? पक्की बात है? ठीक है। ये जो पे बैक पीरियड है इसको बोलते हैं सिंपल पे बैक पीरियड, क्योंकि आप जो इसमें अमाउंट ले रहे हो वो सिंपल वाली ले रहे हो, जबकि हालांकि असलियत में वो अमाउंट है ही नहीं जो मुझे मिलने वाली है। क्या हमने अमाउंट का जो रूप है वो चेंज कर दिया था? जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 लाख में मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, 5 लाख 5 लाख, क्या ये पैसे वापस आ रहे हैं? ये पैसे वापस आ रहे हैं? ये वाले
असली आंसर तो यहीं से निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। यह है टेक्निक नंबर 3, इसे बोलते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि जो भी आपकी इन्फ्लोस थी आपने डिस्काउंटेड अमाउंट पे ही लिखी हुई है, जो कि एग्जैक्ट उनकी वैल्यू है। अब तरीका यही रहेगा और आपको आंसर निकालना है, मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, बस जो इन्फ्लोज आप लेंगे वो अलग लेंगे। तो जरा बताएंगे मुझे प्रोजेक्ट नंबर ए का एग्जैक्ट कितने साल में पूरे 25 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। तरीका वही रहेगा, देखो आपको डाउट आ जाएगा कैसे एग्जैक्ट आंसर निकालना। हाँ जी, हाँ 25 लाख पे ही करना है। तरीका है, देखो जब फिगर्स आसान होती है तो आसान लगता है कंसेप्ट, अब फिगर्स थोड़ी सी मुश्किल हो गई लेकिन कंसेप्ट वही है। मैं करा दूं, चेक करेंगे, बाकी को नहीं आ रहा, करो करो 4.7। लास्ट ईयर में करना क्या है ये बताइए, जितना रिमेनिंग है। और रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, 25 लाख माइनस यहां तक आपने जितना कर लिया है और डिवाइड कैसे करना है 681 से। तरीका वही रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे प्रोजेक्ट नंबर ए में सबसे पहले हम लिखेंगे मिनिमम कितने साल लगेंगे, मिनिमम कितने साल लगेंगे 4 साल। और 4 साल के बाद मैं ऐड करूंगा, यहां पर जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। 4 साल तक कितने पैसे आ गए थे वो बताइए मुझे कैलकुलेटर पे। 20,22,500 पैसे आ गए थे, लेकिन क्या ये पैसे मुझे चाहिए, नहीं, मुझे पैसे कितने चाहिए 25 लाख। तो 25 लाख में से माइनस कर दूंगा मैं कि कितने पैसे मुझे चाहिए अगले साल में, और अगले साल की इनफ्लो कितनी है उससे डिवाइड करने का मतलब अगले साल का कौन सा वाला हिस्सा इस्तेमाल हो रहा होगा। कितना है 681,000। फटाफट से बताइए ये कितना आ रहा है डायरेक्ट, 4.701 ईयर्स। क्या ये वाली बात आप समझ पाए, इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा, ये समझ में आ गया है, समझ, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना, आप समझ, इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं बताना जरा, उस साल का कितना हिस्सा निकलेगा इसलिए, और जो रिमेनिंग है इसलिए कर रहे हैं उसको। क्या ये बात समझ में आती है, ऐसे ही निकालेंगे प्रोजेक्ट नंबर 2 का, और आंसर आना चाहिए सुपर फास्ट स्पीड से। हम्म 288,6,500। थ्री पॉइंट 12135 आपस में तो एग्जैक्ट आना चाहिए। अमाउंट अजीब होते ही आपके आंसर गलत आने लगेंगे, ध्यान रखना का। क्या चीज, मैं भी ये लिख दूं, पहले मुझे बताएंगे आप फटाफट से कम कितने साल लगने वाले हैं। 3 साल लगने वाले, तो मैंने पहले लिखा 3 ईयर्स। फिर 3 साल में मैंने कितनी कमाई कर ली थी बताओ जरा, 3 साल के इनफ्लोज को ऐड कर दीजिए फटाफट से। 21,78,500। अगर मैं उसमें ये ऐड कर दूं, अगर ये 25 लाख से क्रॉस जा रहा है इसका मतलब इसी साल में कमाई हो जाएगी, और ऐड करने के बाद अगर क्रॉस नहीं गया इसका मतलब 4 साल कम से कम लगेंगे, फिर उसके बाद आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने कहा 21,78,500, इसका मतलब इतने पैसे रिकवर हो जाएंगे। और रिमेनिंग कितने बचे हैं जो इस साल में मैं कमाने वाला हूँ, 3,67,500। सुनो जरा ध्यान से, 3,67,500। ऊपर अमाउंट कितनी आई थी एक बार बताएंगे मुझे लिख के इसको समझाना है। 3,21,500
3,21,500 और डिवाइड बाय 3,67,500। फटाफट से बताइए कितना आएगा। 3.87 ईयर्स। ध्यान से समझना। अब क्या हम इस बात को देख के भी बता सकते थे कि इसमें आधे से ज़्यादा साल लगने वाला है? कैसे? इस पूरे साल की कमाई कितनी है? 3,67,500 और मुझे चाहिए कितने? 3,21,500, मतलब आधे से तो ज़्यादा है। तो किसी भी तरीके की कंप्यूटेशनल एरर को अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको फिगर्स को समझना पड़ेगा, और कंप्यूटेशन में एरर हो सकती है आपकी। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर आ रहा है 3.2 या 3.08, तो मैं समझ जाऊँगा गलत है। बताओ कैसे? कि मुझे पता है आधे से ज़्यादा साल तो लगने ही वाला है। क्या ये बात समझ में? तो क्वेश्चन को समझ के करने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा फर्क होता है, और इसलिए एरर्स को आप पकड़ सकते हैं। क्या ये बात समझ में? अब मेरा एक सवाल है, ये जो आंसर आया है ये ऊपर वाले आंसर से ज़्यादा है या कम है? 4 साल, और इसमें आंसर कितना आया? 4.7। इसमें आंसर कितना था? 3 साल, और इसमें आंसर कितना है? 3.8। तो ज़्यादा आया पेबैक पीरियड या कम आया? किसी भी पेबैक पीरियड के ज़्यादा आना मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। तो अगर मैं यहाँ पर डिसीजन दूँ प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी में, तो कौन जीत जाएगा? बी, क्योंकि इसमें कम साल में पैसे आ रहे हैं, और उसमें भी कौन जीत रहा था? बी। लेकिन क्या मैं ऐसा अंदाजा लगा सकता हूँ कि सिंपल पेबैक पीरियड में और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हमेशा ज़्यादा किसका आएगा? प्रोजेक्ट का नहीं, आंसर प्रोजेक्ट ए का मान लीजिए सिंपल पेबैक पीरियड निकालो और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालो, तो क्या ज़्यादा आएगा? रीजन क्योंकि मेरे पैसे कम होते जा रहे हैं उनकी वैल्यूज, और समय बढ़ता जाएगा। बस सिंपल ये लॉजिक है। तो कई बार अगर गलती से अब आपका आंसर सिंपल पेबैक में ज़्यादा और डिस्काउंटेड में उससे भी ज़्यादा आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि गलत निकाला है आपने आंसर। डिस्काउंटेड वर्ड का मतलब अमाउंट कम हो जाएंगे, और जब अमाउंट कम हो रही है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये हमने 2 टेक्निक पढ़ ली। कौन कौन सी? सिंपल पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, और एक टेक्निक ऊपर पढ़ी थी उसका नाम क्या था? एनपीवी। क्या मतलब है इसका? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक। लास्ट टेक्निक जो इसी क्वेश्चन से हम पढ़ सकते हैं उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसे डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब ये कहते हैं जो तो एनपीवी निकालते हो ना, माइनस करके उसे डिवाइड कर दो, बस खत्म हो गया। इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज में से आप माइनस करते हो क्या? इनिशियल कैश आउटफ्लो। यही तो माइनस करते हो। अब माइनस करने की जगह से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। अब आ जाइए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज पे, जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। क्या था वो? 27,03,500। 27,03,500 और डिवाइड कर देंगे इसको 25 लाख से। जल्दी से बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? निकाला आपने? निकाल लीजिए प्लीज, है ना। नवाब साहब को भी निकालने दो भाई। 1.0814। प्रोजेक्ट बी का कोई नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं, बस सुजीत निकालेगा। $28,86,500। इसलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन ना, सीधा एग्जाम में गलत करें उससे अच्छा पहले क्लास में गलत कर लें। निकालो दोबारा। 28,86,500 डिवाइड बाय 25 लाख। मैं क्यों बोलूँगा 6,000? आपको नहीं दिख रहा? आगे आ जाओ। कितना आ रहा है? हायर द डिजायरेबिलिटी फैक्टर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेटर द सिचुएशन। जो एनपीवी के हिसाब से जीत रहा होगा वो इसके हिसाब से जीत रहा होगा। लेकिन देखना डिसीजन फैक्टर क्या है इसमें। आप मुझे बताओगे डिसीजन फैक्टर क्या होगा? अगर डिजायरेबल फैक्टर कितना या कितने से ज़्यादा आ जाए तो सही रहेगा? 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा आएगा तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल डिसीजन होगा, और अगर 1 से कम आएगा तो रिजेक्ट। जैसे कि अब मैं डिसीजन बनाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आते हैं एनपीवी में।
एनपीवी में जो डिसीजन फैक्टर है वो कैसे लिखा जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डिसीजन कैसे लेंगे। तो डिसीजन ये है, प्रोजेक्ट विद एनपीवी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और हायर विल बी सिलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट की कंपटीशन कर रहे हो, सिर्फ एक की कंपैरिजन में कोई है ही नहीं, तो कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम ये तो हम बता ही नहीं सकते। अगर एक ही प्रोजेक्ट की कंपटीशन कर रहा हूँ तो डिसीजन कैसे लेंगे? तो अगर मेरा एनपीवी 0 आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए, मतलब पॉजिटिव में आ जाए, इसका मतलब डिसीजन ले लेना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट के साथ चले जाना चाहिए। जो 0 वाली सिचुएशन होती है, ब्रेक इवन वाली, वो कौन सी सिचुएशन होती है? ब्रेक इवन। अब क्या ब्रेक इवन पे भी काम करना चाहिए कभी कभी बिजनेस को? आप बताइए। फायदा नहीं हो रहा लेकिन काम कर रहे हैं, बताओ क्यों? सर्वाइवल के लिए। भाई मान लीजिए मुझे लगा कि किसी पर्टिकुलर ईयर में मुझे कोचिंग अगर मैं चलाऊंगा तो मुझे ब्रेक इवन होगा, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन क्या मुझे उस ईयर में बंद कर देना चाहिए, चलाना चाहिए? लॉस में भी चलाते हैं लोग, तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए, फिक्स कॉस्ट ना हो तो क्या ये बात समझिए? फिक्स रिकवर हो जाए, वेरिएबल ना हो तो, लेकिन काम चलता रहना चाहिए। तो ऐसे उन्होंने बोला अगर आपको किसी डिसीजन में इन्वेस्ट करना है और कंपैरिजन के लिए कोई नहीं है, कंपैरिजन के लिए है तो इसका मतलब एनपीवी जिसका ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। लेकिन अगर कंपैरिजन के लिए कोई नहीं है तो मैंने लिखा उसके लिए एनपीवी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर होगा तो एक्सेप्टेबल होगा, और अगर कंपैरिजन के लिए है तो हायर विल बी सिलेक्टेड। पहला समझ में आया? दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम? सिंपल पेबैक पीरियड। बताइए कौन सा वाला? प्रोजेक्ट विद, क्या लिखूं आप बताइए? प्रोजेक्ट विद लोअर और हायर, लोअर पेबैक पीरियड विल बी सिलेक्टेड। अब कौन सा बच्चा बता सकता है कि बताओ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में क्या होगा? बताइए फटाफट से, क्या होगा? सेम प्रोजेक्ट विद, बोलो, लोअर पेबैक पीरियड विल बी सिलेक्टेड। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के। तो अगर इंडिविजुअल है, अगर कौन सा है? इंडिविजुअल, तो प्रोजेक्ट जिसका पी आई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? 1, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, तब तक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट विद हायर पीआई, हायर एंड पॉजिटिव पीआई, पॉजिटिव मतलब एक से ज़्यादा एक से कम, ग्रेटर देन 1 विल बी सिलेक्टेड। जो भी बातें लिखी गई हैं उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ में आया या नहीं आया? तो मैंने आपको पैसे का आना और पैसे का जाना बताया। अब समझना ध्यान से। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे बढ़ का मतलब ये है कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि पहले साल में ही खर्चा हुआ स्टार्टिंग में, या बाद में नहीं हो सकता? बाद में भी खर्चा हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ मेरा एक खर्चा निकल के आया है, तीसरे साल के एंड में होना है, खर्चा निकल के आया है तीसरे साल के एंड में होना है, 2 लाख का खर्चा और होगा, तो क्या हो जाएगा? बताइए पूरे क्वेश्चन में क्या चेंज करूँ? एक खर्चा है कितने का? 2 लाख रुपए का, वो तीसरे साल के एंड में होगा, तो क्या करूँ? नहीं, मेरे क्वेश्चन में क्या बदलेगा ये बताओ? अगर 2 लाख 3 साल के बाद खर्च होंगे तो 3 साल के बाद और खर्च होंगे, वो तो 2 साल के बाद खर्च हो रहे हैं ना। जब तुम आने वाली इनकम को कम कर रहे हो तो क्या जाने वाले खर्चे को भी कम करोगे? यस। तो मेरा खर्चा आज हो रहा है या 2 साल या 3 साल के बाद होगा? तो मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से समझिए, पूरे क्वेश्चन में कहाँ चेंज आएगा? मैं इनफ्लो को नहीं छेड़ूंगा इनको। हालांकि ऑप्शन है मेरे पास कि तीसरे साल के एंड में इनफ्लो को 5 लाख की जगह कितने का मान लूं? 2 लाख और 3 लाख खर्च हो गए, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। मेरे आउटफ्लो कितना है? 25 लाख, प्लस करूंगा उसमें 2 लाख इंटू कितना करो? 158,600 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, बस बात खत्म, और कहीं भी चेंज नहीं आएगा। तो जैसे आने वाले पैसे की वैल्यू कम होती है, ऐसे जाने वाले पैसे की भी वैल्यू कम होती है। एक ऑप्शन है मैं इनकम को कम मान लूं, मैंने कहा उससे मेरी इनकम गड़बड़ हो सकती है, मैं आउटफ्लो को बिल्कुल अलग रखूंगा। अब इसका मतलब आप मुझे आंसर निकाल के दिखाइए। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें पैसा खर्च होगा इस इनिशियली 10 लाख, लिखिए फटाफट से, बताएंगे आप मुझे। हाँ, एक ही प्रोजेक्ट है, सिर्फ आउटफ्लो की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आउटफ्लो इनिशियल खर्चा है 10 लाख, 2 साल के बाद खर्चा जो होगा वो 5 लाख होगा, 4 साल के बाद 1 लाख, हाँ 1 लाख, और 5वें साल के बाद 2 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है
15%। आप मुझे बताएंगे कि इसका नेट कैश आउटफ्लो कितना है। 15%। अपने आप निकालो। हाँ जी, 1 बच्चा कह रहा है 15,34,000। 3 डिजिट तक ही लेके करना है आपको, ठीक है, वरना आंसर वेरी करेगा। इतना वेरी नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये नहीं है, सॉरी। 15 लाख। और कोई निकालो भाई जल्दी से। आपका नहीं आया? जो पहला खर्चा 10 लाख का है वो ईयर 1 के एंड में नहीं है, इनिशियली है वो, उसमें मत कर देना ईयर 1 वाला। वही किया है ना, इनिशियल वर्ड बोला था मैंने स्टार्टिंग में। साल की शुरुआत और साल के एंड में फर्क होता है, ठीक है, वही किया है। इसे भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। 15,34,500। आपको कितना आ रहा है? नहीं आ रहा, बताता हूँ मैं, देखो। नालायक हो, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। एक सेकंड बस दो मुझे। ईयर लिखे मैंने, ईयर में लिखा एक होता है ईयर 0, फिर आता है 1 2 3 4 5। इधर सुनिए जरा ध्यान से। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कैश इनफ्लो की या कैश आउटफ्लो की? कैश आउटफ्लो की। कैश आउटफ्लो कब कब बताया मैंने आपको? ईयर 0 में कितना है? 10 लाख। ईयर 1 के एंड में कितना है? कुछ भी नहीं। ईयर 2 के एंड में कितना है? कितना है? 2 लाख। ईयर 3 के एंड में कितना है? कुछ नहीं। ईयर 4 के एंड में कितना है? 1 लाख। ईयर 5 के एंड में कितना है? 2 लाख। अब मैं क्या करूंगा? क्या बात कर रहे हैं? सेकेंड ईयर में 5 लाख। तो गलत क्यों लिखवा रहे हो नालायक को? अब आते हैं 15% पे कैसे निकालेंगे बताया तो मैंने आपको। 1 डिवाइड बाय 1.15। जल्दी से बताओ। 0.869, उसके बाद 756, उसके बाद 657, उसके बाद 571, उसके बाद 497। भाई बातें मत किया करो, देखो जब मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आपने सॉल्व किया, नहीं आया, अब मैं समझा रहा हूँ, उसे समझिए, ठीक है। साथ के साथ कंक्लूजन ना निकालें। अब निकालिए प्रेजेंट वैल्यू और फटाफट से एक ही बार में बता दीजिए मुझे ग्रैंड टोटल करके कितना आएगा। अब जो मेरा खर्चा था अगर मैं सिंपली टोटल करूं तो कितना आएगा? 10 + 15 + 1 16 और 2 18। 18 लाख का खर्चा प्रतीत होता है मुझे, लेकिन क्या ये होने वाला है? नहीं। उसकी वैल्यू कम होगी, कम आके इतना पहुंच जाएगा। आपका क्यों ज्यादा आ रहा था भाई? लास्ट वाले को 5 लाख लिख लिया। हाँ, अब हो गया कैलकुलेट, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो खर्चा अगर कभी ज्यादा होने लगे या किसी और साल में होने लगे तो उससे इनफ्लो को डिस्टर्ब करूं या अलग से निकाल लूं? अलग से निकालेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, इनफ्लो को इनफ्लो रहने देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? ये पहला और दूसरा एग्जाम्पल था आपको ये समझाने के लिए कि पैसा आता है और जाता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती हैं। अब हम क्वेश्चन में आगे कहां बढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये चैप्टर आगे किस दिशा में जाएगा? ये जो 25 लाख रुपए आपको दिए गए हैं वो 25 लाख देगा नहीं, आपको निकालने पड़ेंगे कब कब खर्च हो रहे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया। ये जो इनफ्लोज आपको ऐसे लिख दी गई, ये इनफ्लोज ऐसे नहीं लिखी जाएंगी, आपको निकालनी पड़ेगी। वो आपको सेल्स देगा, वो आपको खर्चे देगा, आपको निकालनी पड़ेगी वो इनफ्लो। अब आप पूछिए। नहीं, जैसे आपने टोटल निकाल लिया कि इतना खर्चा होने वाला है तो ये आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकाली, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, माइनस कर देंगे यहाँ पे। यहाँ जो 25 लाख माइनस कर रहे हैं उसकी जगह जो आपने आंसर निकाला है वो माइनस करेंगे।
भाई इनिशियली 10 लाख खर्च हो रहे थे, बाद में 8 लाख खर्च हो रहे थे, तो मैंने 8 लाख की वैल्यू निकाल ली, निकल के आई 5,34,500 और 10 प्लस 5,34,500 यहां पर लिख के माइनस कर दो। समझ में आती है बात? ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिखवाता हूं आपको जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन लिखने वाला हूं, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होगी फिर वो आपको समझाऊंगा। ठीक है। मशीन ए परचेज करने का सोच रहे हैं जिसकी कॉस्ट हो जाएगी 10 लाख रुपए। क्या ये बात समझ में आती है? उसके बाद उस मशीन की जो लाइफ है वो है लेट से 10 साल। ठीक है। और जो मशीन है उसकी लाइफ की स्क्रैप वैल्यू भी है। ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू से तो गड़बड़ आ जाएगी, तो मशीन की वैल्यू कर देते हैं 12 लाख और 2 लाख का स्क्रैप। क्या ये बात समझ में आती है? मशीन हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो प्रोड्यूस करके देगी मुझे एनुअल 2 लाख यूनिट्स। और कितने साल तक देगी बताओ? 10 साल तक। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन जब ये यूनिट्स देंगी मुझे तो इस यूनिट का सेलिंग प्राइस होगा, जो सेलिंग प्राइस है वो है 10 रुपये, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है मान लीजिए 4 रुपये, और जो फिक्स कॉस्ट निकल के आई है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वो है 1 लाख रुपये। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? आ गई बात? और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है। कितने साल तक की टेबल बनानी पड़ेगी मुझे? 10 साल। अब सुनिए जरा ध्यान से। पहले क्या मुझे इनफ्लो आउटफ्लो गिवन है या सिर्फ आउटफ्लो गिवन है? आउटफ्लो गिवन है। क्या मुझे इनफ्लो निकालनी पड़ेगी? यस। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले क्या लिखूं? नेट इनकम निकालने के लिए सेल्स, और उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दूं। क्या ये बात समझ में आती है? कितने लाख की सेल्स है, कितने यूनिट्स बना रहा है? 2 लाख यूनिट्स, और सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपये। कितना आ गया? 20 लाख। इससे ज़्यादा लिख दिया गया मैंने, 2 लाख की जगह नहीं 1 लाख कर दो, इसको ज़्यादा ही आ रही थी इनकम, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 1 लाख रुपए, और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? 10 लाख रुपये माइनस। अब कौन सा खर्चा माइनस करूँगा मैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में एक चीज़ और मिसिंग थी, टैक्स रेट, और टैक्स रेट मैंने बोल दिया 50%। ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस, और वेरिएबल कॉस्ट का रेट क्या था? एट द रेट ₹4। कितना आ जाएगा? 4 लाख। और क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी है? यस। वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी है। इसमें आपको अलग से कंट्रीब्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो लिवरेज वगैरह में, तो मुझे तो नेट अमाउंट तक पहुंचना है। आपका मन करे लिख लीजिएगा, नहीं मन करे छोड़ दीजिएगा। फिक्स कॉस्ट मुझे माइनस करनी है। मेरे पास 2 फिक्स कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है डेप्रिसिएशन की, और एक फिक्स कॉस्ट है अदर फिक्स कॉस्ट। तो क्या आप मुझे बताएंगे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कैसे पता चला? जैसे हम निकालते हैं अकाउंट्स के अंदर, 12 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 10। सही लिखा है मैंने? कितना आ जाएगा? 1 लाख का मेरे पास डेप्रिसिएशन है, और अदर फिक्स कॉस्ट कितने की है? 1 लाख। क्या मैंने सेल्स में से फिक्स और वेरिएबल सारे खर्चे माइनस कर लिए हैं? इसे मैं बोल रहा हूँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें इंटरेस्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। इंटरेस्ट वगैरह इसमें है नहीं क्योंकि हम फाइनेंस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया जल्दी से बताइए? 4 लाख का मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। अब मैं माइनस करूंगा इसमें से क्या? टैक्स, और टैक्स का रेट क्या है? 50%। तो कितने का टैक्स चला जाएगा? 2 लाख। और चिंताजनक बात हो गई मेरे लिए, मैंने कहा ठीक है, और बताइए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा कितना? 2 लाख। तो इसका मतलब अब जब मैं क्वेश्चन को शुरू करूंगा तो कितने से करूंगा? मेरी इनकम जो मुझे दी नहीं होती थी, क्या मुझे आज दे दी है? आंसर इज यस। तो मैं कहां से शुरू करूंगा क्वेश्चन को? 2 लाख, जो कि एक गलत आंसर है। अब आप समझिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें से मैंने एक ऐसा खर्चा है जो मैंने माइनस कर दिया लेकिन गलत है। वो बताओगे? ऊपर खर्च किए गए खर्चों में से मैंने एक खर्चा इंटेंशनली गलत माइनस किया, जो कि होना ही नहीं चाहिए था, डेप्रिसिएशन। आप क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इज द डेप्रिसिएशन इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर? नो। क्या मेरी जेब से पैसा जाता है? ये अकाउंटिंग वालों के लिए खर्चा होता होगा जिसमें प्रॉफिट निकालते। भाई सही बात है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन क्या फाइनेंस के एंगल से देखो तो मेरी जेब से गए क्या? नहीं। मेरी जेब से जो पैसे गए वो तो मैं देख ही लूंगा आउटफ्लो में।
डेप्रिसिएशन क्या देखना है भाई, मेरी जेब से 12 लाख रुपए आज निकल गए, ठीक है, क्या ये बात समझ में, क्या डेप्रिसिएशन मेरी जेब से जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने गलत माइनस कर दिया, मैंने कहा डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करो, इसको गलत माइनस कर दिया तुमने, तो मैं डेप्रिसिएशन को ऐड करने लगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ या मुझे ऊपर जाके ऐड करना पड़ेगा? ऊपर जाके ऐड करना चाहिए, हटा देना चाहिए? हटा ही देना चाहिए। कितने का डेप्रिसिएशन था? 1 लाख का। जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो गलत है या सही है? ये तो बिल्कुल गलत है और मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि जो तुम भी तो जीवन में वही करते हो जो गलत है। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी टेबल ऊपर दिखा देता हूं, बताओ क्या कर देना चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि इस अमाउंट को यहां से उड़ा दीजिए तो ही बात समझ सही हो जाएगी? मैं कह रहा हूं इसमें गलती आ जाएगी, जरा ध्यान से देखना। क्या बात एक ही पड़ेगी? ये बात अलग पड़ेगी। कैसे? टैक्स। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन के माइनस होने से टैक्स माइनस होता है? टैक्स कम होता है? क्या डेप्रिसिएशन के माइनस होने से टैक्स कम होता है? हाँ, टैक्स डिडक्टेबल होता है ना डेप्रिसिएशन, जैसे इंटरेस्ट टैक्स ऐसे। और क्या टैक्स मेरा कैश में जाता है? तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस ना करूं तो टैक्स की कंप्यूटेशन गलत हो जाएगी। कैसे? मैंने यहां से 1 लाख माइनस नहीं किया, यहां कितने आ गए? 5 लाख, और टैक्स कितना जाएगा? 2.5 लाख, जबकि टैक्स जाना कितना चाहिए? 2 लाख। तो इसका मतलब पहले मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्या? सही निकालने के लिए, सही टैक्स निकालने के लिए। और जब डेप्रिसिएशन का रोल खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे भाई साहब डेप्रिसिएशन आप गलती से माइनस हो गए थे, सॉरी, ऐड हो जाइए। तो इसका मतलब मैंने ऊपर गलती की है या सही टैक्स निकालने की कोशिश की है? जल्दी से बताइए। क्या टैक्स कैश में जाता है या नहीं, ये बताओ। क्या टैक्स फाइनेंस का खर्चा है? तो क्या मुझे पहले सही टैक्स निकालना पड़ेगा? यस। पहले सही टैक्स निकालने के लिए मुझे ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं वापस से ऐड बैक कर देना, कि क्योंकि 1 लाख गए नहीं थे मेरी जेब से, इसलिए मैंने वापस ऐड बैक कर दिया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? आ गई समझ में? क्या मेरे पास इनफ्लो है? यस। क्या मेरे पास आउटफ्लो है? यस। क्या अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? यस। ये जो निकल के आया, मैंने देखो इसके सामने क्या लिखा है? एनुअल कैश इनफ्लो। अब बताओगे मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए मुझे। पहले मैं लिखूंगा ईयर्स। जल्दी से बताइए कितने बार? 10 बार। तो मैंने कहा ईयर में जो भी हमारे पास नॉलेज है उससे स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए? स्मार्ट वर्क। मैंने लिखा 1 to 10, खत्म, एक ही बार में निकाल दूंगा आंसर। फिर मैं लिखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सुनना जरा ध्यान से, अभी एक सेकंड चलाओ। मतलब मजदूरी सिखा दी है मैंने तुम्हें, अब हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क सीखेंगे। कैसे? मैंने कहा 10 साल तक क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, बड़ा दिक्कत आएगी इसमें। मैं करना क्या चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मैं ये करना चाहता हूँ 3 लाख लिखूंगा, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा। सुनना जरा ध्यान से। मैं पहले क्या करूंगा, 3 लाख लिखूंगा और कौन से साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा? फर्स्ट। फिर मैं उसको प्लस करूंगा किससे? 3 लाख लिखूंगा और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सेकंड। इसमें एक चीज कॉमन है, क्या? 3 लाख। तो अगर मैं 3 लाख को ब्रैकेट के बाहर लिख दूं और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या कर दूं? जीटी। कितने साल तक? 10 साल। अब इसे कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला, इक्वल्स टू किया तो पहले साल का आया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और जीटी दबा दीजिए, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। फटाफट से बताइए कितना आया। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का जीटी। वन डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू 10 बार और फिर जीटी। गलत आ रहा है। वेरी गुड। जीटी आपने डिवाइड किससे किया है? 1.01 ना, 1% नहीं भाई साहब, 10% है। उनसे क्या, इसलिए ना करते रहना चाहिए तो दिमाग चलता रहता है। 1 डिवाइड बाय 1.1 कितना आ रहा है? 6.144। सुनो जरा ध्यान से। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर एनुअल। एनुअल वर्ड का मतलब क्या है? हर साल होगा या अलग अलग होगा? एनुअल कैश इनफ्लो। इसमें डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो कौन सा लिया हमने? एसएलएम या फिर डब्ल्यूडीवी? अगर डब्ल्यूडीवी होता तो बताओ क्या होता? तो 10 साल का अलग से निकालना पड़ता, बस बात खत्म, और कुछ भी बात नहीं थी। एनुअल कैश इनफ्लो कितना है? 3 लाख। मैं इस क्वेश्चन में एक गलती कर रहा हूं और देखो कौन सा बच्चा पकड़ेगा उसको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। बताओ जल्दी जल्दी।
18,370। और मैं इसमें से अगर माइनस कर दूं क्या, इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो कि कितने का था, कितने की मशीन आई थी, 12 लाख की, तो क्या आ जाएगा, जरा फटाफट से निकालिए। तो ये आप निकाल लेंगे, कितना था हमारा, 12 लाख था ना, तो ये जो आएगा वो आ जाएगा मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्यों, स्क्रैप माइनस करके, क्या बात कर रहे हो, सुनो सुनो सुनो, अब आप क्या कह रहे हो, पहले उस बात को समझो, कितनी पाप वाली बात कर रहे हो आप ये कह रहे हो 12 लाख की मशीन खरीद लो भाई साहब, 5-10 साल जब यूज करोगे तो 2 लाख की जाएगी, तो तुमने कहा कबाड़ी वाले पैसे तुम अभी दे दो मुझे, 10 लाख की दे दो मशीन, दे देगा वो मशीन? 10 साल के बाद जाएगी ना कबाड़ी वाले के पास, आज ही माइनस करा दूं क्या? जैसे मान लीजिए मैंने कहा फोन की लाइफ कितनी, कह रहा भाई साहब कम से कम 5 साल तो चली जाएगा, मैंने कहा फोन कितने का, कह रहा 1.5 लाख का, मैंने कहा 5 साल बाद बेचूं, कह रहा 50,000 का चला जाए, मैंने कहा तू ही दे दे यार 1 लाख का। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते, जो आउटफ्लो है वो आउटफ्लो की जगह ही लिखा जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, फिर स्क्रैप वैल्यू को क्या करें आप बताओ। अब मैंने गलती क्या करी ये बताओ। जी नहीं, कॉमन सेंस पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, 10वें साल में मेरी एक और इनकम है जो तुमने देखी ही नहीं, स्क्रैप। अभी कैसे, तो मैंने 10 साल की इनफ्लो अभी नहीं निकाली, आज की वैल्यू देखो, मैंने ईयर कौन सा लिखा, देखो देखो ईयर 10वां, इसका मतलब 10 साल के बाद मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं 10वें साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो देखेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से बताइए। अरे दोबारा दबा दो नालायको, क्या हो गया, सभी कैलकुलेटर पे आना चाहिए। 10वें साल के एंड में कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले कितना आया है वो बताइए, 0.385। अब मल्टीप्लाई करके 77,000 करेक्ट, अगर 0.85 से करोगे। अब जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो बताया कोई बच्चा क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। हाँ 3 पॉइंट तक ही रखना है, उससे 1-2 रुपए से 200 रुपए से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसमें निश्चिंत रहिएगा। ऐड करके बताइए अमाउंट कितनी आ रही है, 19,20,370। अभिषेक जी कैलकुलेटर पे आई या नहीं आई? जो देखो हमारे सामने जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ना, हम उससे दिखाएंगे, उससे वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बताइए कितना आ जाएगा, बताइए 7,20,200। यहां से मैंने कर दिया इसको माइनस। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था जिसमें इनफ्लो, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ सभी की इंफॉर्मेशन थी। क्या ये बात समझ में आती है? इस क्वेश्चन को जब मैं नॉर्मली, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जब प्रेजेंट वैल्यू लिखने की बारी आएगी, आपको पता है 10th ईयर में क्या है अलग से एक, क्या है फटाफट से बताइए, स्क्रैप। तो जब आप 1 to 10 का जीटी निकाल रहे होगे तो आप 10 तक तो पहुंचेंगे, तो पहले उसकी वैल्यू को अलग से लिख लीजिएगा। क्या ये बात समझे? फिर जीटी दबाइएगा तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या ये बात समझे? जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो ये एक और क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। अब आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन। जल्दी से मुझे आंसर बताइए फटाफट से। चलो रहने दो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। टैक्स, इसमें जो टैक्स रेट है वो है 40%। जी जल्दी से मुझे आंसर बताइए फटाफट से। सब कुछ यहीं लिखा हुआ है, दोबारा नहीं पूछेगा कोई बच्चा। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो सेम रहेंगे, 10% से सॉल्व करना है। क्या मैंने इसको सॉल्व किया है? आंसर सही आना चाहिए बिल्कुल। ये आप जो सॉल्व कर रहे हो 40% से करा रहे हैं टैक्स, हाँ इसलिए मैंने कहा आंसर आंसर बता रहे नहीं, एनपीवी 544 576 चेक कर लेंगे सॉल्व। हाँ मशीन ही खरीद रहे हैं, मशीन है भाई, मशीन मशीन। 10 साल है। मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया है नहीं किया है? हाँ ठीक है।
एक देखो, सेकंड, आपने जो करा है वही करा है। क्या चीज़? इसकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, इधर देख लीजिए, इसकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है टोटल वो 4 लाख है ये कॉस्ट टोटल, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, अगर कोई है तो क्वेश्चन में। निकालेगा आगे आएगा, धीरे धीरे करेंगे। हाँ क्यों नहीं आता, उसमें भी टेक्निक है डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में निकालने की। प्रेजेंट वैल्यू निकाला है आपने? हाँ, फाइनल आंसर निकाला मैंने जो आप पूछ रहे हो। वो देख लिया ना तुमने नीचे? अब कैसा लगा? सॉल्व कर लो और मैं देखूंगा कैसे सॉल्व किया है जल्दी से। देखना उसमें अभी बैटरी लो तो नहीं है? अब तक तो आ जाना चाहिए था। और गंदे तरीके से सॉल्व कर लो, मतलब कल को कोई नासा के साइंटिस्ट भी आए ना, वो भी ना रिसर्च कर सकें इस पर। वो क्या करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू करा दूं? कुछ और ही आएगा भाई जब दिमाग सेंटर में नहीं होगा। एक सेकंड अभी चेक कर दें। बस एक सेकंड मेरा भी आ रहा है, मुझे छोड़ देना। हाँ 544 सुन लिया मैंने। 480। ऐसा क्या मुश्किल है भाई इसमें से? सेल्स में से कॉस्ट वॉस्ट माइनस करो, टैक्स माइनस करो, तो फिर निकाल क्या रहे थे? तो तुम निकाल, ये क्या निकाला तुमने फिर? 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हुआ? डेप्रिसिएशन माइनस करी, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, किस में? अरे यार पता है क्या मैं बताऊंगा 10 में तक निकाल लिया जीटी नहीं करा मल्टीप्लाई कर दिया 70 से जीटी दबाना था ना जीटी इसलिए तो नहीं आ रहा है सॉल्व करा दो हमें, छोड़ दो, सॉल्व करा दो हमें, सॉल्व करा दूं। देखिए सुनो, इधर 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 भाई साहब इधर, पहले आप लिखेंगे यूनिट्स, यही लिखा होगा आपने, 1 लाख की यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया होगा 6 लाख, तो 6 लाख आ गया आपका अमाउंट, उसमें से माइनस किया आपने 4 लाख, कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख में से टैक्स माइनस किया 40% मतलब 80,000, तो जो अमाउंट आया वो आया 120। यहाँ तक तो शायद आप पहुँच गए होंगे। अरे रुक जाओ भाई, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया ना, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन था वो 2 लाख, लिखा हुआ था उसमें और बताया भी था और मैंने लिखा भी था। तो ये मैंने माइनस 1,20,000 तक आ गए, फिर मैंने टैक्स माइनस किया, टैक्स माइनस करके 1,20,000, डेप्रिसिएशन कितना आया आपका? 50,000। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था, लेकिन स्क्रैप वैल्यू वगैरह कुछ तो क्या है इम्प्लाइड है, अगर आप कोई मशीन परचेज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन होगा उसमें, और लिखा भी हुआ है, तो डेप्रिसिएशन एड बैक कर दिया 170, और 1 साल से 10 साल तक जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आया, माइनस से 5 लाख कर दिया। इतनी सी देर का क्वेश्चन था, समझ में आ गई बात? पक्की बात है, ठीक। अब ये नवंबर 2023 का क्वेश्चन है। नवंबर 2023 बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। कितने मार्क्स का आया है? 10 मार्क्स का। कितनी टेक्निक्स हमसे पूछी हैं उसने इसमें? पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। पे बैक पीरियड वर्ड का मतलब क्या है? कौन सा पे बैक पीरियड?
नॉर्मल वाला। अगर क्वेश्चन 10 नंबर का है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? दोनों निकाल के देखने चाहिए सेफर साइड के लिए। क्या ये बात समझ में? क्योंकि उसने लिखा नहीं है सिंपल पेबैक पीरियड या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। एबीसी लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू परचेज अ मशीन विच इज प्राइस है, प्राइस कितना है उसका? 5 लाख। मशीन परचेज करा, इसका मतलब क्या होगा उसमें? डेप्रिसिएशन। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन कितनी है? 5 साल। एंड हैज एन एक्सपेक्टेड सेल्वेज वैल्यू कितने का? 45,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5। किसी भी चैप्टर की जब मैं शुरुआत करता हूँ और पहली क्लास में एग्जाम का क्वेश्चन ना कराऊँ तो मुझे मजा नहीं आता। क्या ये बात समझ में आती है? एग्जाम का क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा है तो क्लास में कुछ फायदा है। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू कितने का? 1.5 लाख रुपए पर एनम फॉर 5 ईयर्स। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी है? 28,125। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? 20%। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये क्वेश्चन 2023 में यार देखो कितने मार्क्स का है? 10 नंबर का। अब मुझे बताओ क्वेश्चन को कैसे शुरू करूं? सबसे पहले क्या करूंगा बताओ? कहां से शुरू होगा क्वेश्चन? 1.5 लाख। 1.5 लाख क्या है? मेरी एनुअल सेविंग, तो ये मेरी रेवेन्यू है। तो 1.5 लाख से क्वेश्चन को शुरू करूंगा और क्वेश्चन को, इस मशीन को चलाने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 28,125। किसी एक साल में या हर साल? कैसे लिखा हुआ है ये? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में लिखूंगा रेवेन्यू, ये रही, और उसके बाद माइनस कर दिया। फिर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। 0.5 लाख मतलब 45,000 का उसका क्या है? स्क्रैप। ये कहां और काम आएगा? 5th ईयर की इनफ्लो में। क्या ये बात समझ में? मैंने डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया, जो भी अमाउंट आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स माइनस कर दिया, जो अमाउंट आया वो आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक की कंप्यूटेशन अपने कैलकुलेटर से खुद से करिए फटाफट से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक की जल्दी से निकालिए। आ गया यहाँ तक? कोई परेशानी? वो आया पिछला वाला समझ में? कहाँ गलती हो रही थी? इतने हालात खराब हैं? बहुत बढ़िया, सही है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन को एड बैक ही करूंगा, यही करना था मुझे। ये मेरी एनुअल कैश इनफ्लोज आ जाएगी। ये एनुअल कैश इनफ्लोज कहाँ तक आएगी? ईयर 1 से लेके 5 तक। मैंने क्या किया है इसमें? 4 तक का जीटी फैक्टर किया और 5वें साल की इनफ्लो अलग से निकाली है। क्या वो भी कर सकते हैं? यस। और जो आपको पता है वो भी कर सकते हैं, तो जो आपको पता है वो करिए और आंसर यही आना चाहिए। ये है मेरी एनुअल कैश इनफ्लो, रेट 10% से ही है, इसको मत देखिएगा, ये आपके काम की चीज नहीं। ये चैप्टर मेरा पर्सनल खुद का फेवरेट चैप्टर है लिवरेज के बाद। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट भी आ सकता है, पॉइंट की वजह से अलग भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें बस ये होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? नेगेटिव पॉजिटिव में था, नेगेटिव में चला गया, वो कुछ नहीं। क्या आ रहा है आंसर? तो मैंने एनपीवी पूछा है ना। 466,403। आपका नेट एनपीवी 5 लाख माइनस करने के बाद 33,000 समथिंग आना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाभ बाद में क्या आ रहा है? आया आपका? आया भाई? कहाँ तक पहुंचे? ये आ गया यहाँ तक। अब बस 5 लाख माइनस करेंगे जो आउटफ्लो, उससे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, जरा ये देखिए। सबसे पहले क्या पूछा उसने? जो भी पूछा, लेकिन मैंने सबसे पहले क्या निकाल दिया? एनपीवी। क्या एनपीवी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए? जल्दी से बताइए। नहीं, क्योंकि कैसे है? नेगेटिव में। अब मुझे बताओ कि बिना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाले, कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालूंगा तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा? क्योंकि जो ऊपर वाली अमाउंट है वो कम हो गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, यही तो करते थे हम। अब मैं क्या करूंगा? 4,66,448 डिवाइड बाय 5 लाख, तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। अब आते हैं पे बैक पीरियड पे। फटाफट से बताओ कि पे बैक पीरियड में 5 लाख रुपए कमाने के लिए मुझे कितने साल लगेंगे? कैसे पता चला? पहले कौन सी अमाउंट को देखेंगे? पहले ये देखिए आप, इस वाली अमाउंट को देखेंगे। अब पहले सिंपल चेक करेंगे ना, तो 1,15,700 को आप कितने साल तक कम से कम लेके जाएंगे? 4 साल तक। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, 4,62,800। कितने कम रह गए? माइनस कर दीजिए 5 लाख से 37,200 और डिवाइड कर दीजिए कितने से? यही 1,15,700।
4.32 ईयर्स में आपका पैसा सिंपल कैश फ्लो के बेसिस पे आ जाएगा। लेकिन जब मैं डिस्काउंटेड पे जाऊंगा तो मैं कितना भी ऐड कर लूँ 5 लाख तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कंप्यूटर नहीं हो सकता इसमें। क्या ये बात समझ में आती है आपको? पक्का ये जो क्वेश्चन था वो समझ में आया, हर एक पार्ट समझ में आया, इसका एप्लीकेशन समझ में आई, इसकी डिसीजन मेकिंग समझ में आई। ठीक, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको अगली क्लास में। और कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो चल जाता है वो। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। देखो आपके इस पूरे चैप्टर में कौन कौन सी इलस्ट्रेशन नंबर कौन कौन से टॉपिक को डिनोट करते हैं, ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके की वैरायटी उन्होंने बनाई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो अपनी बुक वाले हैं वो वाले आप सॉल्व करेंगे, मतलब हम क्लास में ही करेंगे उन सबको। तो इस चैप्टर को हम ले जाएंगे थोड़ा सा डिटेल में। जैसे आज डेट कौन सी है? 4 तारीख। आज इलेक्शन ये भी तय हो जाएगा कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है, और मेरे हिसाब से हम एटलीस्ट 4 क्लास लेंगे इसकी। इसके बाद ये चैप्टर 10-10, 12-12 क्लास तक भी चलता है, लेकिन मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता दूंगा, उसके जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा और उन्हीं के जैसे होमवर्क दे दूंगा और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट 5 क्लास मुझे मिनिमम लगेंगे आपको इसमें वैरायटी कवर कराने में। क्या ये बात समझ? अभी तो हम खाली एसेट खरीद रहे हैं, कल क्या होगा, हम एक पुरानी एसेट बेचेंगे और नई एसेट खरीदेंगे। नई एसेट खरीदने से कितने का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कितने की ज़्यादा, उस सभी को एनालाइज करेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है। किस चीज़ का? अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े वो कौन से वाले थे? जैसे कि लिवरेज था, सबसे पहले पढ़ा, वो क्या बताता था? रिलेशन अलग अलग वेरिएबल्स में कि कौन सा चेंज होगा तो किस पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या बताता था? एक बताता था ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, कि कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर लेने से, डेट लेने से वगैरह से कौन सा ईपीएस बढ़ने वाला है, मार्केट प्राइस बढ़ने वाला है। क्या ये बात पर एक ब्रेक इवन पॉइंट वाला भी केस था, उसके फाइनेंशियल ब्रेक इवन क्या होता है। इंडिफरेंस पॉइंट का भी केस था इसमें, कि ऐसा ईबीआईटी जो सेम ईपीएस दे। और ऐसा भी था जिसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा? अलग अलग अप्रोचेस, एनआई एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या ये बात समझ में? फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा कौन सा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर थे वो कौन से बताते थे कि पैसा कहाँ से आना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए। पैसे आना, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने क्या पढ़ा? पैसा कहाँ लगाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो आपको समझ में आ गए कैसे निकालने हैं। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। एग्जाम्पल एक ये लिखा हुआ है, ये भी सॉल्व करेंगे, आप खुद से सॉल्व करेंगे। कोशिश करिए कि किसी भी आंसर को उतारें ना, टाइम लगाइए, कैलकुलेशन को समझिए, तभी आपके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसके बाद ये जो आज वाले एग्जाम्पल्स हैं हमने ये किए हैं, ये भी आप करेंगे। सारी चीज़ें सब कुछ हर क्वेश्चन में जैसे जैसे इस पीडीएफ में है यहाँ तक करेंगे आप, यहाँ तक मतलब पीडीएफ नंबर 11 तक, पेज नंबर, पीडीएफ का पेज नंबर 11। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। क्या एक क्वेश्चन प्योर होमवर्क में दूंगा आपको? मतलब मैं कुछ नहीं बता रहा, उसमें आप अपने आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्या कह रहा है? इसका तो निकाल ही लोगे तुम आंसर ना लाएगा। आपके सीएमए वाला क्वेश्चन भी यहीं से आया था, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, जिसमें आकांक्षा ने पेपर दिया था, डिजिट भी यही सब चीज़ यही इसी पीडीएफ से। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने। बड़ी बात क्योंकि वो तो पिछले अटेम्प्ट में आ गया ना। मिलावटी विद आंसर। इसमें डालने देंगे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे आप, 18।
आपको बस वो वाला हिस्सा ना देख के इस वाले हिस्से की बात करनी है। 13 रुपये का आपके क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं। हालांकि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझा देता हूँ। कह रहा अभी एक कंपोनेंट हम परचेज कर रहे हैं बाहर से, 30,000 कंपोनेंट्स, 30,000 यूनिट्स हम बनाते हैं, जिसके लिए 13 रुपये के हिसाब से मुझे कंपोनेंट बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इस कंपोनेंट को बाहर से ना मंगवा के अपने यहीं पर बनवा लूँ। तो अगर मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ कंपोनेंट को, तो मेरा हर साल खर्चा हो रहा है 30,000 का, कितने रुपये के हिसाब से, 13 रुपये के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसे अपने यहीं पर बनवाऊंगा तो मशीन मंगवानी पड़ेगी। तो मैं मुझे एक एज अ बिजनेसमैन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यहीं पर बनवाएंगे तो क्या एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा। तो इनकम क्या हुई मेरी बताओगे? इसमें सिर्फ खर्चे की बात की गई है। जो उसका परचेज प्राइस है यही इसका सेविंग हुई, सेविंग इन प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्या ये बात समझ में? तो मेरे सेव हो जाएंगे 30,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना, 3, जो भी आएगा उसमें से माइनस करूंगा मैं क्या, अब इसमें से जो जो खर्चा हो रहा होगा। कुछ खर्चा कैसा है जरा फटाफट से बताइए। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 8 रुपये पर, ये मुझे इनकर करनी पड़ेगी, तो 30,000 इंटू 8 करूंगा, फिर फिक्स एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा, डेप्रिसिएशन हर साल निकालूंगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें सेल वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या है सेल वैल्यू, सेविंग, वो समझ में आ गई आपको। तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। WDV है ये जो यहाँ पर लिखा है, ब्लॉक ऑफ एसेट, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लाइफ इसकी 4 साल है, तो बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर मैं चेक करूंगा आपके, फटाफट से देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फोटो खींच लीजिए, PDF नहीं भेजूंगा अभी ये। कौन से 390 में से? हाँ, वो मेरी सेल प्राइस आ गई ना, सेविंग जो है मेरी वही है। ये पुरानी कहावत है, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड, वो समझ में, वो कंसेप्ट लगेगा इसमें। ये अब पैनी सेव था, ये 60, ये भी है। ठीक। तुमने अपैनी सुना है तो इसका मतलब कहावत बदल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? आगे सर। ठीक है। ग्रुप पे वन टाइम मेरा मन कर रहा है 1-2 और क्वेश्चन करा दूं या छोड़ दूं। मेरा मन कर रहा है कि और कंसेप्ट्स बता दूं। ये गया सर, गया? हाँ जी। टाइमर कितना है? 10, क्या चीज़? 9, IRR में टाइम लगेगा। IRR में टाइम 5। नहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसका मतलब। चलो पहले आपके दिमाग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले इन सभी कंसेप्ट्स को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तब हम जो है अगली क्लास में कल, और इस किसी भी चैप्टर, पूरे चैप्टर के दौरान किसी भी रीजन की वजह से किसी भी एक बच्चे की छुट्टी हो गई तो अगली सभी क्लासेस फेस टू फेस से उसे आउट कर दूंगा मैं इस चैप्टर के दौरान। कोई बैकअप नहीं मिलेगा। क्या है 7 को? कौन, कितने बजे? उसका भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट निकाल दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इस बात को बड़े सीरियस नोट पे लीजिएगा, एक भी बच्चे